नमस्कार फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो चंपावत की कुख्यात बाघिन के विषय में है, जो कि मैन ईटर थी और जिसने नेपाल और भारत में 436 लोगों को अपना निशाना बनाया था और जिसको सर जिम कॉर्बेट ने 1907 में मारा था। तो उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं इस कहानी को। सर जिम कॉर्बेट अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं में लिखते हैं कि मैं उस समय एडी नोस नामक एक व्यक्ति के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने पहली बार उस टाइगर के विषय में सुना, जिसे बाद में चंपावत मैन ईटर के रूप में जाना गया। और एडी, जिन्हें के इस प्रांत में एक बेहतरीन खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के एक अथाह भंडार के मालिक के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा, उन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जिनके पास जीवन में हर चीज़ का सर्वश्रेष्ठ भंडार है। उनकी राइफ़ल सटीक निशाना लगाने में और मारक क्षमता में बेजोड़ थी, और जबकि उनके एक भाई भारत में सबसे अच्छे बंदूकधारी थे और दूसरे भाई भारतीय सेना में सबसे अच्छे टेनिस खिलाड़ी थे। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी को चंपावत के मैन ईटर को मारने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, तो मेरे लिए यह मान लेना सुरक्षित था कि इस जानवर की गतिविधियों पर बहुत जल्दी ही लगाम लगाई जाएगी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह बाघ नहीं मरा और 4 साल बाद जब मैं नैनीताल गया तो सरकार को बहुत चिंता हो रही थी और इनाम दिए गए विशेष शिकारियों को काम पर लगाया गया और अल्मोड़ा डिपो से गोरखाओं की टुकड़ियां भेजी गईं। फिर भी इन उपायों के बावजूद मानव पीड़ितों की संख्या चिंताजनक रूप से लगातार बढ़ती रही। बाघिन, जो कि एक ऐसा जानवर निकला कि नेपाल से एक पूर्ण नरभक्षी के रूप में कुमायूं में आई थी, जहां से उसे सशस्त्र नेपालियों के एक दल ने 200 मनुष्यों को मारने के बाद खदेड़ दिया था। और कुमायूं में अपने 4 वर्ष के समय के दौरान उसने इस संख्या में 234 लोगों को और जोड़ लिया। और नैनीताल पहुंचने के कुछ समय बाद ही बर्थोंड मुझसे मिलने आए। बर्थोंड उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे और अपनी दुखद मृत्यु के बाद वो हल्द्वानी में ही एक गुमनाम कब्र में दफनाए गए। और वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी लोग प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे, और मैं उसे जानता था। और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि नरभक्षी अपने ज़िले के लोगों को किस तरह से परेशान कर रहा है और इससे उन्हें कितनी चिंता हो रही है, तो उन्होंने मुझसे वायदा लिया कि अगली बार किसी मानव हत्या की खबर मिलते ही मैं तुरंत चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी। एक यह कि सरकार पुरस्कार रद्द करे और दूसरा विशेष शिकारियों और अल्मोड़ा से नियमित आने वाले लोगों को वापस बुला लिया जाए। इन शर्तों पर सहमति बन गई और एक हफ्ते बाद में बर्थोंड ने सुबह सुबह मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया गया कि रात में धावकों द्वारा यह खबर लाई गई थी कि पाली नामक गांव में नरभक्षी बाघ ने एक महिला को मार डाला, दाबीधुरा और धूना घाट के बीच। दोस्तों, उस समय में मोबाइल, इंटरनेट जैसा कुछ भी नहीं होता था कम्युनिकेशन के लिए। तो रनर्स होते थे जो एक गांव से दूसरे गांव तक दौड़कर सूचना पहुंचाया करते थे। इन्हीं को धावक कहा जाता था। आगे जिम कॉर्बेट लिखते हैं, कम समय में काम शुरू करने की उम्मीद में मैंने 6 लोगों को काम पर लगा दिया था और मेरे कैंप का सामान उठाने के लिए आदमी रखे और नाश्ते के बाद हम निकल पड़े। और पहले दिन धारी तक 17 मील की यात्रा हमने की और नाश्ता अगली सुबह मोरनौला में किया और हमने दाबीधुरा में रात बिताई और अगली शाम पाली पहुँचे। और गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 पुरुष थे, महिलाएं और बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और यद्यपि जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज अभी भी उग रहा था, फिर भी मैंने पाया कि पूरी आबादी अपने घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे थी। और जब तक मेरे आदमियों ने आंगन में आग जलाई और मैं एक कप चाय पीने के लिए बैठा, तब तक यहाँ वहाँ सावधानी से दरवाजे खोले गए और भयभीत लोग बाहर आ गए। मुझे बताया गया कि 5 दिनों से कोई भी अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं गया था। और आंगन की अजीब सी स्थिति इस कथन की सत्यता की गवाही दे रही थी कि भोजन की कमी हो रही थी और यदि बाघ को नहीं मारा गया या भगाया नहीं गया तो लोग भूख से मर जाएंगे। यह बात तो स्पष्ट थी कि बाघ अभी भी आसपास ही था और 3 रातों से उसे सड़क पर घर से लगभग 100 गज की दूरी पर पुकारते हुए सुना गया था। और उसी दिन उसे गांव के निचले छोर पर खेती की ज़मीन पर भी देखा गया था और गांव के मुखिया ने बड़ी खुशी से मुझे कमरा दे दिया
और मेरे पास एक कमरा था, लेकिन चूँकि हम 8 लोग थे और उसमें केवल एक ही दरवाज़ा था जो कि उस अजीब से आंगन में खुलता था। इसलिए मैंने रात खुले में बिताने का फ़ैसला किया। रात के खाने के लिए भोजन के बाद मैंने देखा कि मेरे आदमी कमरे में सुरक्षित रूप से बंद हो गए हैं और मैंने खुद सड़क के किनारे एक पेड़ की ओर पीट करके स्थान ले लिया। और ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि बाघ को इस सड़क पर और इस रास्ते पर घूमने की आदत है, और चूंकि उस दिन पूर्णिमा थी और चांद पूरी तरह चमक रहा था, मुझे लगा कि वहाँ कोई ना कोई टाइगर ज़रूर होगा। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैंने शिकार की तलाश में जंगल में कई रातें बिताई थी, लेकिन ये पहली बार था कि जब मैंने एक नरभक्षी की तलाश में एक रात बिताई थी। और मेरे ठीक सामने सड़क की लंबाई चांद की रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन दाईं और बाईं ओर लटके हुए पेड़ों की काली छायाएं थीं। और जब रात की हवा शाखाओं को हिलाती थी और छायाएं हिलती थीं, तो मैंने 1 दर्जन बाघों को मेरी ओर बढ़ते हुए देखा, और मुझे अपने उस फैसले पर बहुत पछतावा हुआ जिसने मुझे खुद को नरबख्शी की दया पर छोड़ दिया था और मैं बाहर सोने के लिए आ गया था। मुझ में गांव लौटने और यह स्वीकार करने का साहस नहीं था कि मैं अपने स्वयं के लगाए गए कार्य को करने के लिए बहुत ही डरा हुआ था, और ठंड के साथ साथ डर से भी दांत खटखटाते हुए मैं लंबी रात बाहर बैठा रहा। जैसे ही धूसर भोर बर्फीली पर्वतमाला को रोशन कर रही थी जिसका कि मैं सामना कर रहा था, मैंने अपना सिर अपने खींचे हुए घुटनों पर टिका दिया, और इसी स्थिति में मेरे आदमियों ने 1 घंटे बाद मुझे गहरी नींद में सोते हुए पाया। बाघ के बारे में ना तो मैंने कुछ सुना था और ना ही कुछ देखा था। गांव में वापस आकर मैंने उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो ये देखकर हैरान थे कि मैं उस रात बच गया था, और मैंने उनसे कहा कि मुझे उन जगहों पर ले जाएं जहां पर समय समय पर गांव के लोगों को मार दिया जाता था, लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ उन्होंने आंगन में ही उस दिशा की ओर इशारा किया जिस दिशा में हत्याएं हुई थीं और घटनाएं घटी थीं, और मुझे बताया गया कि आखिरी शिकार जिसकी वजह से मैं उस जगह पर आया था गांव के पश्चिम में पहाड़ी के किनारे हुआ था। और जबकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वह महिला मारी गई थी, उस समय मवेशियों के लिए ओक के पत्ते इकट्ठा करने गई महिलाएं और लड़कियां जिनकी संख्या 20 के करीब थी, वह मुझे घटना का विवरण देने के लिए उत्सुक थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समूह उस दिन दोपहर से 2 घंटे पहले निकला था और आधा मील जाने के बाद पत्ते काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गया था। पीड़ित महिला और 2 अन्य महिलाओं ने एक खड्डे के किनारे उगने वाले एक पेड़ को चुना था, जो बाद में मैंने पाया कि लगभग 4 फीट गहरा और 10 से 12 फीट चौड़ा था। और अपनी ज़रूरत के सभी पत्ते काटने के बाद वह महिला पेड़ से नीचे उतर रही थी, तब बाघ जो अदृश्य रूप से एकदम सामने आया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, और उसने उसके पैर पकड़ लिए। जिस शाखा से वह नीचे उतर रही थी उससे उसका हाथ छूट गया और उसे खड्डे में खींचते हुए बाघ ने उसका पैर छोड़ दिया, और जब वह उठने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसका गला पकड़ लिया, और उसे मारने के बाद वह खड्डे के किनारे से उछला और उसे लेकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब पेड़ पर बैठी 2 महिलाओं से कुछ फीट की दूरी पर हुआ था, और पूरी टोली ने इसे देखा था। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नज़रों से ओझल हुआ, भयभीत महिलाएं और लड़कियां गांव की ओर भागीं, और गांव के सभी पुरुष उस समय दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए हुए थे। और जब सभी लोग इकट्ठा हुए और ड्रम, धातु के बर्तन और कुछ भी जो कि शोर पैदा कर सकता था उसे लेकर आए, तो फिर बचाव दल निकल पड़ा। पुरुष आगे थे और महिलाएं पीछे पीछे थीं। जब बचाव पार्टी उस खड्डे के पास पहुंची जहां उस महिला को मारा गया था, तब वह लोग इस बात पर विचार करने लगे कि आगे क्या किया जाए। तभी अचानक बाघ ने 30 गज दूर झाड़ियों से तेज दहाड़ते हुए उनकी इस सोच को बाधित कर दिया। पूरी बचाव पार्टी उल्टे पैर गांव की ओर भाग गई। अब इस बात पर उनमें आपस में बहस होने लगी कि कौन सबसे पहले भागा था और किसकी वजह से भगदड़ मची। और चर्चा इतनी तेज थी कि यह सुझाव दिया गया कि अगर कोई भी डर नहीं रहा था और सभी उतने ही बहादुर थे जितना वे दावा कर रहे थे, तो क्यों ना वापस जाकर बिना समय गंवाए उस महिला को बचाया जाए। सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और 3 बार पार्टी उस खड्ड तक पहुंच गई, और तीसरी बार एक व्यक्ति जो कि बंदूक से लैस था उसने गोली चलाई और बाघ दहाड़ते हुए झाड़ियों से बाहर निकला। और इसके बाद उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए बचाव का प्रयास छोड़ दिया।
जब मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने अपनी बंदूक हवा में उछालने की बजाय झाड़ियों में क्यों नहीं छोड़ी, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत क्रोधित था और अगर वह गोली झाड़ियों में चलाता तो निस्संदेह बाघ मर जाता। और उस दिन सुबह 3 घंटे तक मैं गांव में घूमता रहा और बाघ से मिलने की उम्मीद और डर के साथ साथ उसके पैरों के निशानों को ढूंढता रहा। एक जगह घने जंगल वाली एक अंधेरी घाटी में जब मैं झाड़ियों के किनारे से गुजर रहा था तो कलीगे तीतरों का एक झुंड चीखता हुआ बाहर निकला और मुझे लगा कि मेरा दिल बस हमेशा के लिए बंद ही हो गया है। मेरे आदमियों ने मेरे खाने के लिए अखरोट के पेड़ के नीचे जगह साफ़ कर दी थी और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझे गेहूं की फसल कटने के दौरान पहरा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मौजूदगी में फसल नहीं काटी गई तो फिर ये फसल बिल्कुल भी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि ये लोग अपने घरों से बाहर निकलने में बहुत डरे हुए हैं। और आधे घंटे बाद गांव की पूरी आबादी मेरे आदमियों की मदद से कड़ी मेहनत में जुट गई, जबकि मैं भरी हुई राइफ़ल के साथ पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेतों से फसल कट चुकी थी और घरों के पास सिर्फ 2 छोटे छोटे खेत बचे थे, जिसके बारे में मुखिया ने कहा कि अगले दिन उन्हें इससे निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। और गांव की साफ़ सफाई की स्थिति में भी काफ़ी सुधार किया गया था और मेरे उपयोग के लिए एक दूसरा कमरा रखा गया था और उस रात हवा आने जाने के लिए और नरबक्षी को बाहर रखने के लिए दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियों को सुरक्षित रूप से लगाकर मैंने पिछली रात की खोई हुई नींद की भरपाई की और मेरी उपस्थिति लोगों में नया जोश भरने लगी थी और वे अधिक स्वतंत्रता से घूम रहे थे। लेकिन मैंने अभी तक उनका इतना विश्वास हासिल नहीं किया था कि मैं जंगल में घुमाने के अपने अनुरोध को फिर से दोहरा सकूं। और इस बात को मैं काफ़ी महत्व देता था कि मैं जंगल में जाकर उसे ढूंढूं और ये लोग मीलों दूर तक के ज़मीन के हर फुट को जानते थे और अगर वे चाहते तो वो मुझे दिखा सकते थे कि मुझे बाघ कहाँ मिल सकता है या किसी भी मामले में जहाँ मैं उसके पैरों के निशान देख सकता हूँ। अब यह बात तो निश्चित थी कि वहाँ पर नरभक्षी बाघ मौजूद था, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि यह जानवर युवा था या फिर बूढ़ा था, मेल था या फीमेल था। और यह जानकारी जिसके बारे में मुझे विश्वास था कि इससे मुझे उससे संपर्क करने में मदद मिलेगी, मैं केवल उसके पैरों के निशानों की जांच करके ही पता लगा सकता था। और उस सुबह चाय पीने के बाद मैंने घोषणा की कि मुझे अपने आदमियों के लिए कुछ खाने को मीट चाहिए और गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे बता सकते हैं कि मैं एक घोरल अर्थात पहाड़ी बकरी को कहाँ मार सकता हूँ। गांव पूर्व और पश्चिम की ओर फैली एक लंबी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी उसके ठीक नीचे पहाड़ी उत्तर की ओर घास की ढलानों की एक श्रृंखला में खड़ी उतरती थी। मुझे बताया गया कि इन ढलानों पर घोरल बहुत अधिक हैं और कई लोगों ने स्वेच्छा से मुझे ज़मीन दिखाने के लिए कहा। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी खुशी जाहिर न करने के लिए सावधान था और 3 लोगों को चुनकर मैं निकल पड़ा और मुखिया से कहा कि अगर मुझे घोरल उतने ही प्रचुर मात्रा में मिले जितने उन्होंने कहा था तो मैं अपने आदमियों के लिए एक को मारने के अलावा गांव के लिए भी 2 को मारूंगा। और सड़क पार करके हम एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरे। दाईं और बाईं ओर ध्यान से देखते रहे लेकिन कुछ नहीं दिखा। पहाड़ी से आधे मील नीचे खड्डे आपस में मिल रहे थे और उनके मिलन से दाईं ओर की चट्टानी और घास से ढकी ढलान का अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा था। मैं कुछ मिनटों से बैठा था और ढलान को देख रहा था। मेरी पीठ इस जगह पर उगने वाले एक अकेले चीड़ की ओर थी जब पहाड़ी पर एक हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। जब यह हलचल दोहराई गई तो मैंने देखा कि यह एक घोरल था जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास में खड़ा था और केवल उसका सिर था। लोगों ने यह हलचल नहीं देखी थी और जैसे ही मुखिया ने यह हरकत की अब वह स्थिर हो गया था और अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल गया। उन्हें घोरल की स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए मैंने उन्हें बैठने और देखने के लिए कहा, जबकि मैंने गोली चलाई। मेरे पास एक पुरानी मार्टिन हेनरी राइफ़ल थी, एक ऐसा हथियार जो कि किसी भी सीमा तक सटीक निशाना लगाकर अपनी क्रूर मार कर सकता था और दूरी लगभग 200 गज थी जो कोई मायने नहीं रखती थी। और लेटकर राइफ़ल को एक सुविधाजनक चीड़ की जड़ पर टिकाकर मैंने सावधानी से निशाना साधा और गोली चला दी। काले पाउडर के कारतूस से निकलने वाले धुएं ने मेरा दृश्य अस्पष्ट कर दिया और लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने शायद किसी चट्टान या सूखे पत्तों के झुंड पर गोली चलाई थी। अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए मैंने राइफ़ल को फिर से लोड किया और तुरंत घास को देखा जहां मैंने गोली चलाई थी। थोड़ा नीचे हिलते हुए और घोरल का पिछला हिस्सा दिखाई दिया।
जब पूरा जानवर घास से मुक्त हो गया तो वह बार बार लुढ़कने लगा। जैसे जैसे वह खड़ी पहाड़ी से नीचे आ रहा था वह गति पकड़ रहा था। जब वह आधे रास्ते से नीचे आया तो वह घनी घास में गायब हो गया और वहां लेटे हुए दो घोरल को परेशान कर दिया। अपने अलार्म कॉल करते हुए दोनों जानवर घास से बाहर निकले और पहाड़ी पर उछलते हुए चले गए। अब रेंज कम थी और निशाने को समायोजित करते हुए मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों में से एक थोड़ा धीमा नहीं हो गया और मैंने उसकी पीठ में गोली मार दी। और जब दूसरा मुड़ा और पहाड़ी के पार तिरछे भाग गया तो मैंने उसके कंधे में गोली मार दी। कई बार असंभव लगने वाले काम को भी अंजाम देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सहज स्थिति में लेटे हुए और 200 गज की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर घोरल के गले पर छोटे से सफ़ेद निशान पर गोली चलाने पर गोली लगने की 1 लाख में एक भी संभावना नहीं दिखती थी। और फिर भी काले पाउडर से चलाई गई भारी शीशे की गोली बाल भर भी विचलित नहीं हुई और अपने निशाने पर जाकर लगी, जिससे जानवर की तुरंत मौत हो गई। और फिर खड़ी पहाड़ी पर जो छोटी छोटी खाइयों और उभरी हुई चट्टानों से टूटी हुई थी, मरा हुआ जानवर फिसलकर सीधे उस स्थान पर लुढ़क गया जहां उसके दो साथी लेटे हुए थे। और इससे पहले कि वह वहां से निकल पाता, घास का वह टुकड़ा जिस पर बारी बारी से दोनों साथी फिसल रहे थे और वह जानवर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए। जब तीनों मरे हुए जानवर हमारे सामने खड्ड में गिरे तो उन लोगों की हैरानी और खुशी को देखना बड़ा मज़ेदार था, जिन्होंने पहले कभी राइफल को चलते हुए नहीं देखा था। और आदमखोर के बारे में सारा ख्याल कुछ समय के लिए हम लोग भूल गए थे कि वे लोग घोरल को लेकर आने के लिए उस गड्ढे में नीचे उतर गए। और यह अभियान कई मायनों में बहुत सफल रहा, क्योंकि सभी के लिए मीट का इंतज़ाम हो गया था और इसने मुझे पूरे गांव का विश्वास भी दिलाया। और दोस्तों, शिकार की कहानियाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं बार बार सुनाने से कभी कुछ कम नहीं होता है। और जब घोरल की खाल उतारी जा रही थी और उन्हें बांटा जा रहा था तो मेरे साथ आए हुए 3 लोगों ने अपनी कल्पना को पूरी तरह से उड़ान दे दी। और जहाँ मैं खुले में नाश्ता कर रहा था वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिनकी चीखें मैं सुन सकता था। और जब उन्हें बताया गया कि घोरल को 1 मील से भी अधिक दूर से गोली मारी गई थी और लोग बात कर रहे थे कि मेरी गोली जादुई थी और उन्होंने न केवल जानवरों को मार डाला था बल्कि उन्हें सांप के पैरों की ओर खींच भी लिया था। दोपहर के भोजन के बाद मुखिया ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और कितने लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे आसपास उमड़ी लोगों की उत्सुक भीड़ में से मैंने अपने 2 साथियों को चुना और उनकी देखरेख में मैं वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। हमारे पहाड़ों के लोग हिंदू हैं और अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, और जब उनमें से किसी को नरभक्षी जानवर उठा ले जाता है तो रिश्तेदारों का यह कर्तव्य है कि वे दाह संस्कार के लिए शरीर का कुछ हिस्सा निकालें, भले ही वह हड्डियों के कुछ टुकड़े ही क्यों ना हों। और इस महिला के मामले में दाह संस्कार अभी होना बाकी था और जैसे ही हम निकले रिश्तेदारों ने हमसे अनुरोध किया कि हम शरीर का कोई भी हिस्सा वापस लाएँ जो हमें मिल जाए। बचपन से ही मुझे जंगल के संकेतों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का शौक़ रहा है। इस मामले में मेरे पास उन चश्मदीदों का बयान था जो महिला की हत्या के समय मौजूद थे, लेकिन चश्मदीद गवाह हमेशा विश्वसनीय नहीं होते, जबकि जंगल के संकेत सभी घटित घटनाओं का सच्चा रिकॉर्ड होते हैं। उस जगह पर ज़मीन पर नज़र डालने पर मुझे पता चला कि बाघ पेड़ के पास सिर्फ एक ही रास्ते से आ सकता था बिना किसी की नज़र में आए हुए, और वह था खड्ड के ऊपर से। पेड़ से 100 गज नीचे खड्ड में घुसकर और ऊपर चढ़ते हुए मैंने 2 बड़ी चट्टानों के बीच से निकली हुई महीन मिट्टी में बाघ के पैरों के निशान देखे। इन पैरों के निशानों से पता चलता था कि यह जानवर एक बाघिन थी जो अपनी युवावस्था से बस थोड़ी दूर थी। खड्ड के ऊपर और पेड़ से लगभग 10 गज की दूरी पर बाघिन एक चट्टान के पीछे लेटी हुई थी और संभवतः महिला के पेड़ से नीचे उतरने का इंतज़ार कर रही थी। और महिला ने सबसे पहले अपनी ज़रूरत के सभी पत्ते काट लिए थे और जैसे ही वह लगभग 2 इंच चौड़ाई वाली एक शाखा से नीचे उतर रही थी, बाघिन आगे बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला के पैरों को पकड़कर उसे उस खड्डे में खींच लिया। और उस शाखा से पता चलता था कि वह बदकिस्मत महिला कितनी हताशा से उससे चिपकी हुई थी, क्योंकि शाखा और अंततः पत्ते उसकी मुट्ठी से फिसलकर खुरदुरी ओक की छाल से चिपके हुए थे, जो उसके हाथों और उंगलियों की हथेलियों से फटी हुई त्वचा के रेशे थे। जहाँ बाघिन ने महिला को मारा था वहाँ संघर्ष के निशान और सूखे खून का एक बड़ा धब्बा था, और यहाँ से खून का निशान जो अब सूखा हुआ था लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
खड्ड के पार और विपरीत किनारे तक जा रहा था और खड्ड से निकलने वाले खून के निशान का अनुसरण करते हुए हमने झाड़ियों में वह स्थान पाया जहां बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। और यह एक लोकप्रिय धारणा है कि नरभक्षी मानव शिकार के सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं, लेकिन ये गलत है। नरभक्षी अगर परेशान ना हो तो वे सब कुछ खा जाते हैं, खून से लथपथ कपड़े भी, जैसा कि मैंने एक बार देखा था। और इस अवसर पर हमें महिला के कपड़े और हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें हमने उस साफ कपड़े में लपेटा जो हम इस उद्देश्य के लिए लाए थे। हालांकि ये अवशेष बहुत कम थे, लेकिन दाह संस्कार के लिए ये पर्याप्त थे, जिससे उच्च जाति की उस महिला की राख माँ गंगा तक पहुँच सके। चाय के बाद मैं एक और घटना के दृश्य पर गया और सड़क द्वारा मुख्य गांव से अलग कुछ एकड़ की एक छोटी सी ज़मीन थी। इस ज़मीन के मालिक ने सड़क के ठीक ऊपर पहाड़ी पर एक झोपड़ी बना रखी थी, जिसमें कि उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी उम्र 4 और 6 साल थी, रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी अपनी बहन के साथ ऊपर पहाड़ी पर घास काटने गई थी, तभी अचानक से बाघिन प्रकट हुई और बड़ी बहन को उठा ले गई। और यह महिला अपनी दरांती लहराते हुए बाघिन के पीछे भागी और बाघिन पर चिल्लाई कि वह उसकी बड़ी बहन को छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले जाए। वीरता के इस अविश्वसनीय कार्य को गांव के लोगों ने देखा था। 100 गज तक मृत महिला को ले जाने के बाद बाघिन ने उसे छोड़ दिया और अपना पीछा करने वाली महिला पर पलट गई। एक जोरदार दहाड़ के साथ वह उस महिला पर झपटी। वह महिला पलटी और पहाड़ी से नीचे सड़क से पार और गांव में भाग गई। और वह इसलिए भागी ताकि अपनी जान बचा सके और लोगों को बुलाकर ला सके ताकि उसकी बहन को बचाया जा सके। जब वह महिला गांव में वापस लौटी तो बड़ी अजीब सी आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जो कि गांव वालों की समझ में नहीं आई और उन्होंने समझा कि डर, उत्तेजना की वजह से, सांस की कमी की वजह से इस तरह से बोल रही है। बचाव दल तुरंत पूरी तेज़ी से भागा, लेकिन असफल होकर वापस लौटा और तब उन्हें पता चला कि उस महिला ने अपनी बोलने की शक्ति खो दी थी। और मुझे गांव में ये कहानी सुनाई गई थी। और जब मैं 2 कमरों वाली झोपड़ी के रास्ते पर चढ़ा जहां महिला कपड़े धोने में लगी हुई थी, तब वह महिला 12 महीने से गूंगी थी। उसकी आंखों में तनाव के अलावा वह गूंगी महिला बिल्कुल सामान्य लग रही थी। और जब मैंने उसे बताया कि मैं उसकी बहन को मारने वाले बाघ को मारने आया हूँ, तो उसने अपने हाथ जोड़े और नीचे झुककर मेरे पैर छुए। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं एक ढोंगी हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ, पर यह सच है कि मैं नरभक्षी को मारने के लिए आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर को जिसकी प्रतिष्ठा यह थी कि वह एक ही इलाके में 2 बार कभी नहीं मारता और कभी भी शिकार करने के लिए वापस भी नहीं आता, और जिसका क्षेत्र कई 100 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो दोस्तों, मैंने जिम कॉर्बेट के शब्दों में आपको ये कहानी सुनाई है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।